की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। ये सबसे बड़े देशों में सर्वाधिक है। भारत ने देखिए आजादी के अमृत महोत्सव में एक अमृत काल में एंटर कर लिया है। इस बात का क्या मतलब हुआ? देखिए हमने 75वीं जो है आजादी की एक वर्षगांठ सेलिब्रेट की थी। गवर्नमेंट ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें जब तक हम अपनी 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे तब तक के 25 साल को एक अमृत काल माना है। इस अमृत काल के लिए यानी कि इन 25 वर्षों के लिए एक विजन गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है और इसी विजन की जो है झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी। तो आज जो है हम काफ़ी शॉर्ट में लेकिन काफ़ी चीज़ों को कवर करते हुए बजट 2022 की हाइलाइट्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के तहत हम कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। आपके एग्जाम के लिए बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, आपको कौन सा डाटा पता होना चाहिए, कौन से फिगर्स आपको पता होने चाहिए, उन सब को समाहित करते हुए आज के वीडियो को हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजट 2022 हाइलाइट्स पर अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि बजट ने हमारी जो एक जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है उसको 9.2 का अनुमान लगाया है। वो तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बजट होता क्या है? देखिए हमारे भारत का संविधान आर्टिकल 112 के तहत एक वर्ष के वित्तीय लेखे जोखे को संसद के सामने रखने का एक आदेश देता है। तो यानी कि आर्टिकल 112 यहीं से ये बजट निकल के आया है। हालांकि बजट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देश का जो सालाना वित्तीय लेखा जोखा होता है वो इसके अंदर होता है। गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी अपनी कमाई होगी और साथ में जो गवर्नमेंट का खर्चा होगा उसका एक अनुमान लगाती है। जैसे बजट 2022-23 में 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, कितनी इनकम होगी और वो पैसा सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना उसका एक्सपेंडिचर होगा, इसका जो पूरा एक एस्टिमेशन है वही बजट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। इससे पहले 2021 में भी पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया था। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर में बताया गया है कि डिजिटल रुपए की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने की बात हो, एमएसपी पर कुछ इनिशिएटिव्स हो, ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो बजट 2022 में डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट देखिए कि मैंने आपको बताया 25 साल का एक विजन है। आपको जिन जिन स्कीम्स के नाम मैं इस वीडियो में लेते जाऊंगी उन पर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि बजट में जिस चीज़ों पे सरकार एम्फेसिस कर रही है एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है, एक उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है लाई गई थी। इस स्कीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इस स्कीम की वजह से 60 लाख रोजगार सर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा ये प्रोडक्टिविटी में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। तो ये जो उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन स्कीम है ये आपको जो है ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या था, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करेंगे, उसके बेस पे आपको कुछ इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। डिटेल में आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, बजट को बेसिकली 4 चीज़ों पे फोकस करके रखा गया है। कौन कौन सी वो 4 प्रायोरिटीज़ हैं? एक तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा क्या, उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। और निवेश को यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तो इन 4 प्राथमिकताओं को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको इन 4 में से कोई 3 और एक गलत देके पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी वो प्रायोरिटी है जो बजट की नहीं थी। ठीक है, तो 4 आपने ही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया सरकार के पास पैसा आता है, सरकार के पास पैसा जाता है। तो पैसा आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा पैसा देखिए बोरोइंग से आता है, यानी कि सरकार जो
उधारी लेती है, चाहे वो मार्केट से ले, इंटरनल मार्केट से ले, एक्सटर्नल मार्केट से ले, तो उधारियों से सबसे ज़्यादा पैसा फिलहाल आता है। इसके बाद देखिए कॉरपोरेशन टैक्स से पैसा आया है, इनकम टैक्स से पैसा आया है, इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ से पैसा आया है, और कुछ और चीज़ें दिखाई गई है। ये जो पैसा सरकार के पास आया है ये जाता कहाँ है? तो देखिए जब हम उधारी ज़्यादा ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा पे कर रहे होंगे, तो इसीलिए क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा जाता है। इसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो कुछ स्कीम्स भी चलाएगी, तो स्कीम्स में जैसे कि देखिए पहली बात तो राज्य सरकारों को जो है कुछ हिस्सा दिया जाता है बजट में कि भाई ये पैसा आप रखिए, आप योजनाएं चलाइए, कुछ वेलफेयर के काम कीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में जाता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की यानी कि जो केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होती है उसमें पैसा जाता है, सब्सिडीज में जाता है, फाइनेंस जो कमीशन होते हैं, जो अदर ट्रांसफर्स होते हैं वहाँ जाता है, सेंट्रल जिन स्कीम्स को स्पॉन्सर्ड करता है वहाँ पैसा जाता है, डिफेंस में पैसा जाता है, कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और गवर्नमेंट पेंशन क्योंकि एक बड़े लेवल पर देती है तो वहाँ पैसा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू की सबसे बड़ी सोर्स क्या है और गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर का क्या है, एक तरीके से आप डाटा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है, बड़ी एक अच्छी सी चीज़ हुई है। पहले हमारे यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस की तुलना में ज़्यादा आता था, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है। देखिए ये तो टोटल टैक्स बताए हुए हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए जो आपका रेड कलर है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ये बड़ा घटा, कम हुआ, बड़ा, और अब ये जो है यहाँ पे 5.2 पे आ गया है। 2022-23 के लिए बजट का एस्टिमेट है, ठीक है, एस्टिमेट। देखिए बजट में 3 तरह का डाटा दिया जाता है। एक तो बजट एस्टिमेट दिया जाता है 2021-22 का जो हो चुका है, रियल फिगर आ गई है। एक क्या है, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं कि भाई पिछले बजट में सोचा कुछ था, हुआ एक्चुअली में क्या है। एक होते हैं बजट एस्टिमेट नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि अब ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें क्या होगा। तो देखिए बजट एस्टिमेट 2021-22 रखा था 5, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट जब हुए तो वो 5.4 थे, तो इसी फिगर के बेस्ड पे अब दोबारा अनुमान जो लगाया गया है तो 5.5 का लगाया गया है डायरेक्ट टैक्स के लिए, प्रत्यक्ष कर से। इनडायरेक्ट टैक्स तो देखिए 5.2। तो अब देखिए डायरेक्ट टैक्सेस जो है कि स्मॉल मार्जिन से ओवर क्रॉस कर सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टेट कितना जो है उनको मिल रहा है सेंटर से, तो एक फिगर दी गई है कि स्टेट को एक अच्छा खासा शेयर मिल रहा है, इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर्स देख लेते हैं। यहाँ पे है कि जो घाटा हो रहा है सरकार का, देखिए मैंने क्या बताया, सरकार के पास ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो मार्केट बोरोइंग से आ रहा है। इसका मतलब सरकार की कमाई इतनी नहीं है जितना सरकार का खर्चा है, तो उस गैप को भरने के लिए सरकार उधार लेती है। जब उधार लेती है तो उस गैप को क्या बोलते हैं, उसको डेफिसिट बोलते हैं, घाटा बोलते हैं। उसी घाटे की तो भरपाई हो रही है। तो देखिए वो डेफिसिट जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना हाई हो गया डेफिसिट, जो कि 2020-21 में था। फिर ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी ये फिर से जो है उभार की तरफ है, ऐसा एस्टिमेट बजट की तरफ से किया गया है। मार्केट बोरोइंग का ये था, अलग अलग कलर का अलग अलग डाटा है, इसको आप डिटेल में थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि डेफिसिट के स्टैटिक्स अगर हम देखें तो जो फिस्कल डेफिसिट था, जो कभी कभी डायरेक्ट आपसे जो स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती है वहाँ पूछ लिया जाता है, तो जो एक्चुअल डेफिसिट रहा है 2018-19 का वो 3.4 रहा है। अगर 19-20 के अनुमान की बात की जाए तो 3.3, अगर 2019-20 के लिए जो रिवाइज एस्टिमेट हुए हैं, संशोधन करके है, तो 3.8, और अगर 20-21 के लिए बजट अनुमान की, बजट एस्टिमेट की बात की जाए तो ये 3.5 रहने वाला है। इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनका डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन चारों डेफिसिट की डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, इनके बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब डेफिसिट हुआ, घाटा हुआ, तो सरकार उधार ले रही है, समझ में आता है। सरकार उधार ले कहाँ से रही है, कहाँ से फाइनेंस कर रही है इस घाटे को, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है
उधारी से कर रही है, डेप्ट से कर रही है, और वो डेप्ट कहाँ से ले रही है? मार्केट से ले रही है। और मार्केट से भी उधार कैसे ले रही है सरकार? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर, इसके अलावा ट्रेजरी बिल्स बेचकर। तो गवर्नमेंट से बेच का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, एक्चुअली इश्यू यूज करना चाहिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करके, ट्रेजरी बिल इश्यू करके मार्केट से सरकार जो है पैसा उठा रही है। इसके बाद नंबर 2 पे सरकार कहाँ से उधार ले रही है? तो जो सिक्योरिटी होती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, देखिए जैसे निधि स्कीम्स होती हैं, है ना, तो सरकार के पास छोटी छोटी स्मॉल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, है ना, या फिर कुछ और इस तरह की स्कीम्स हैं छोटी छोटी, जहाँ पे लोग अपना पैसा सरकार के पास जमा करते हैं। तो सरकार क्या करती है, उस पैसे को एक तरीके से बोरो कर लेती है अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे यही है। थर्ड नंबर पे स्टेट प्रोविडेंट फंड हो जाते हैं। इसके बाद देखिए छठे नंबर पर एक्सटर्नल डेब्ट आता है, यानी कि देश के बाहर से जो उधारी ली जा रही है, जो एक्सटर्नल उधारी है, वो अभी भी हमारे देश में काफ़ी कम है, इंटरनल ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो है सरकार अपने घाटे की पूर्ति कर रही है। अब देखिए घाटे की पूर्ति हो गई, सरकार खर्चा करती है। तो सरकार खर्चा कितना करती है? जितना बड़ा बॉक्स है इतना ज़्यादा खर्चा है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद में क्या है? सब्सिडी और डिफेंस, और फिर पेंशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रांसफर टू स्टेट्स आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट टू नॉर्थ ईस्ट भी अलग से जो है दिया जाता है। हम पढ़ेंगे भी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना फंड सरकार ने बजट में रिलीज किया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा बॉक्स उतना बड़ा खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो है पीएम गति शक्ति, इस योजना पे बड़ा एम्फेसिस सरकार ने किया है, और इस योजना पे एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ आई बटन में वो शो कर रहा है, उसको आपने जाकर वॉच कर लेना है। पीएम गति शक्ति आपके इस बार के एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप यहाँ पे आई बटन है उससे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की बात की जाए तो 22-23 के अंदर करीब 25,000 किलोमीटर और जोड़ने की बात जो है गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट देखिए रेल मार्ग में कितना विस्तार किया जाएगा। तो पहली बात तो एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रही है, एक स्टेशन एक उत्पाद। इससे क्या होगा, एक तो स्थानीय जो लोकल प्रोडक्शन है उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए ये स्टेशन क्या है, ये जूट के लिए बहुत फेमस है, ये किस लिए फेमस है, ये कपास के लिए बहुत फेमस है। दूसरा क्या है, आपूर्ति श्रृंखला को इससे फायदा होगा। तो एक स्टेशन एक उत्पाद जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है। फिर कवच इनिशिएटिव के तहत जो है रेल मार्ग में भी 2000 किलोमीटर जोड़ने की बात सरकार ने की है। इसके अलावा 400 एक्सीलेंस वंदे भारत ट्रेन जो है चलाई जाएंगी। और इसके अलावा देखिए पीएम गति शक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल्स जो है विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, यानी कि कृषि का क्षेत्र है, यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, तो 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया गया है। इसके जरिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में बाजरा और उससे बने प्रोडक्ट्स को प्रमोट जो है गवर्नमेंट करना चाहती है। इसके अलावा केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कही है, और नेचुरल एग्रीकल्चर प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर का एक डेडिकेटेड गलियारा विकसित करने की बात भी सरकार ने की है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, नाबार्ड के अंदर ग्रामीण उद्यम और उससे जुड़े स्टार्टअप्स के लिए एक मिश्रित, एक मिक्स्ड जो है पूंजी कोष बनाने की बात भी सरकार ने की है। इसके अलावा किसान ड्रोन लाए जाएंगे, उन ड्रोनों की सहायता से देखिए फसलों का आकलन किया जाएगा, भूमि का रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। तो किसान ड्रोन की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशंस है, और इसको बढ़ावा देने का ये काफ़ी सराहनीय प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद ये केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। इससे पेयजल उपलब्ध होगा, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो है फायदा मिलेगा, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक योजना है। यहाँ पे मैप दिया गया है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ये बेतवा आपकी रिवर है, और यहाँ पे ये केन रिवर है, और ये देखिए केन बेतवा लिंक जो है एक तरीके से बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा इसको।
इस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। उसके बाद एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या किया गया है। देखिए एमएसएमई पर भी हमने एक डेडिकेटेड बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें कंप्लीट एनालिसिस इस सेक्टर का किया हुआ है, वो भी आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आते हैं तो देखिए कुछ पोर्टल्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए थे, जैसे असीम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, उधम पोर्टल। तो ये जो अलग अलग पोर्टल्स थे इनको मर्ज करने की बात की गई है। इसके अलावा जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी या गारंटी योजना थी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की और इसमें और फंड देने की बात की गई। पहले इसमें 50,000 करोड़ रुपए का फंड था, अभी शायद 2 लाख करोड़ समथिंग का फंड देने की कुछ एक डाटा है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी है आपको ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना है ये आपको पता हो, इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। गवर्नमेंट ने कहा है जो हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर है, ठीक है, वहां तक इस स्कीम का भी फायदा नहीं पहुंचा है, तो उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करने की बात सरकार की तरफ से की गई है। एमएसएमई के अंदर जो सूक्ष्म और लघु उद्यम एक अलग से कैटेगरी है जिस पे गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, इनके लिए भी सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो है एक शुरू किया जाएगा और जिसको 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का शुरू से ही बहुत जोर रहा है। इसके लिए क्या है तो एक तो देखिए स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा लोगों की स्किलिंग के लिए और स्किल के जरिए उनके लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा ड्रोन शक्ति एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है जहाँ पे स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट इंडिया के निर्माण में एक क्वालिटी स्किल की क्या ज़रूरत है और एजुकेशन की फील्ड में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे एक सब्जेक्ट के लिए एक चैनल, इसके तहत 12 से 200 चैनल सरकार की तरफ खोले जाएंगे और इसमें 12वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाई करने की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कुछ पोर्टल खोले जाएंगे, वर्चुअल लैब्स का निर्माण किया जाएगा और काफ़ी कुछ जो है डिजिटल शिक्षकों के जरिए यानी कि डिजिटली ही टीचर जो है बच्चों को एजुकेशन देंगे, ऐसा एक इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो मेंटल हेल्थ है इस पर सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है और इसके लिए जो आपका निमहांस है इसको एक नोडल सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए हेल्थ सेक्टर में क्या क्या ऐलान किए गए उसके बारे में बताया गया। एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की बात जो है सरकार ने की है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए महिलाओं के लिए क्या है तो 3 योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई हैं, इनको जो आपस में मिक्स कर देंगे, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स जो है दिए जाएंगे। सभी के लिए आवास में 80 लाख घर जो है सरकार बना रही है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक सरकार की तरफ से शुरू किया जा रहा है जहां पे उस एरिया के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा और इसके लिए अलग से वित्त पोषण सरकार ने किया है। इस योजना के तहत जो वहाँ की यूथ है, जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनको आजीविका देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की जो है शुरुआती आवंटन सरकार की तरफ से किया गया है। सेम न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट भी बता रहा है। अगर आप देखेंगे एक जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए छिटपुट आबादी वाले गांव जो सीमांत एरिया में बसे हैं, जहां से आबादी चली गई है, बहुत कम लोग वहां रखे हैं, उन गांवों के विकास के लिए, उनको डेवलप करने के लिए जीवंत ग्राम शुरू किया गया है। नाम से ही आप समझ रहे होंगे। बैंकिंग की अगर बात की जाए तो हर बैंक का देखिए एक अपना कोर सिस्टम होता है, तो डाक बैंकों के लिए भी उसी तरह के कोर बैंकिंग सिस्टम को लाने की बात की जा रही है। इसके अलावा डाकघरों के अंदर एटीएम लाने की बात की जा रही है और 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां यानी कि DBU इनसे जोड़ने की बात जो है की जा रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और करीब 1.5 लाख डाकघरों को जो है मेन बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे डिजिटलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हर काम के लिए आपको डाकघर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे आप बैंक का कुछ भी काम किसी भी एक ही बैंक के किसी भी ब्रांच से जाके कर सकते हैं, सेम डाकघर के लिए भी हो जाएगा।
इसके अलावा डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ई पासपोर्ट, जिनके अंदर एम्बेडेड चिप होंगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन देखिए, यहाँ पे क्या है, भूमि के पार्सल्स को यानी कि एक बल्क ऑफ लैंड को एक पहचान संख्या जो है दे दी जाएगी, उससे उसका रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन करना और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी। इसके अलावा कॉरपोरेट एग्जिट अच्छे से कर सके। देखिए, आप कोई कंपनी खोल लेते हैं, जब वो कंपनी बंद करनी पड़ती है तो आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग आपके यहाँ काम करते हैं, बहुत सारी जगह आप रजिस्टर्ड है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता था। इस टाइम को कम करने के लिए, उस एग्जिट को आसान बनाने के लिए एक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए दूर संचार के क्षेत्र में, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेके गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए योजना लेके आई है। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो देखिए, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम था, यानी कि आपके यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट था, उसको विस्थापित करने के लिए, उसको बदल के कोई दूसरा विधान, कोई दूसरा एक्ट लाने की गवर्नमेंट की तरफ से बात की जा रही है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी को कम किया है, काफ़ी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है। उन चीज़ों को याद रखना हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान आपने ये रखना है कि इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया विधान जो है गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्षा में आत्मनिर्भरता। मैंने आपको हमेशा बताया कि डिफेंस में लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसीलिए घरेलू उद्योगों के लिए जो हिस्सेदारी की है, तो देखिए पूंजीगत खरीदारी करने के लिए बजट का करीब 68% निर्धारित किया गया है। यानी कि डिफेंस को आपने जितना बजट दिया है उसका 68% आप क्या है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं। और ये क्या है, 2021 में जो 58% था उससे ज़्यादा है। यानी कि जो है स्थानीय जो डिफेंस प्रोडक्टिविटी है, या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको धीरे धीरे क्या है गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट देखिए, तो 25% जो है रक्षा अनुदान यानी अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए जो है अलोकेट किया जाएगा, और इसके लिए एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जो है खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रमाणीकरण आप कह सकते हैं ना, ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्रेडिशन के लिए एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय भी गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित किया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सनराइज अवसर। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G, जैसे कि रोबोटिक्स, 3D, ये कुछ ऐसी हैं जिनकी काफ़ी उज्जवल एक आप कह सकते हैं भविष्य है, इनका मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, तो इनको क्या एक सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कहा जाता है। इसी में और वृद्धि करते हुए देखिए, जिनोमिक्स को और साथ में फार्मा को भी एज ए सनराइज अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से इनिशिएटिव दिए जाएंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें तो देखिए, 280 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है सौर विद्युत का। उसको हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी के तहत करीब 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बायोमास से जो है पैलेट्स बनाने के लिए भी करीब ताप विद्युत संयंत्र जो हैं, ठीक है, मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी की एक वीडियो पढ़ाई थी, उसके अंदर पैलेट्स की इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो ताप विद्युत संयंत्रों में ये जो पैलेट्स हैं, इनको फायर किया जाए, ये 5 से 7% तक होगा। इससे क्या होगा, किसान जो पराली जलाते हैं उस समस्या से हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उस पराली का, उस अपशिष्ट का क्या है, हम पैलेट्स बना सकते हैं। फिर वो पैलेट्स क्या है, ताप विद्युत संयंत्रों में बर्न हो सकता है और हमें इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कोयला गैसीकरण को सरकार प्रमोट कर रही है। कृषि वानिकी को जो है गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है। ठीक है, और इसको अपनाने के लिए जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ होगी, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है सुविधाएं दी जाएंगी। कृषि वानिकी, पैलेट्स, कोयले का गैसीकरण, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये गवर्नमेंट की तरफ से गुजरात में स्टार्ट किया गया था। तो इस गिफ्ट सिटी के अंदर विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को बनाने की अनुमति सरकार ने दी है। इसके अलावा देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, एक मेडिएशन सेंटर जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स वालों के लिए देखिए, स्लैब में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम में सुधार करने के लिए समय सीमा को सरकार ने जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक डिजिटल रुपया लॉन्च करने की बात की है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो जो है फ्यूचर में लेके आएंगे। इसके अलावा सहकारिय समितियों को जो है कंपनियों के बराबर ला दिया गया है और अब इन पर भी जो वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान था वो 18.5% की दर से घटाकर 15% कर दिया गया है। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इनके लिए जो टैक्स इंसेंटिव दिए जाते थे उसकी समय सीमा को 1 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया। पहले ये समय सीमा 2022 थी, अब इसको बढ़ा के 2023 कर दिया है। तो स्टार्टअप्स को इससे जो है फायदा मिलेगा। देखिए, अब वर्चुअल जो करेंसी है उसको लेके कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। पहली बात तो ये है, क्रिप्टो करेंसी से जो भी आमदनी होगी उस पर 30% का टैक्स अब आपको देना पड़ेगा और ये हर लेन देन पे देना पड़ेगा। इसके अलावा 30% टैक्स के अलावा 1% जो है TDS यानी कि टैक्स एट आपका सोर्स जो होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में आपको घाटा होता है तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही दिया है कि बजट 2022 द वन दैट प्रिट द क्रिप्टो करेंसी बबल। ओके, तो ये दिया हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी पे भी अब टैक्स लगेगा, ये आपने ध्यान रखना है, TDS पे लगेगा। इसके अलावा देखिए, विलेज और फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। FDI पॉलिसी ट्वीक की गई है ताकि LIC के IPO लॉन्च कर सके। एयर इंडिया का जो है एक तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पूरा कर चुकी है। नीलांचल के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक नया पार्टनर मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेस है उसको 13,700 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं ताकि गगनयान मिशन, मिशन टू सन और वीनस, इनको एक पुश मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए कहाँ कहाँ से पैसा आता है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट, उसमें भी डेप्ट रिसिप्ट, मार्केट से लोन, नेट टैक्स रिसिप्ट, उसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, GST और अदर चीज़ें, और फिर कहाँ पैसा जाता है, स्कीम एक्सपेंडिचर, ठीक है, ट्रांसफर्स जो होते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, इसका एक पूरा पिक्टोरियल जो है आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, चीज़ें आपको आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, यहाँ तक हमने जो बजट की हाइलाइट्स थी, यानी कि बजट में जिन चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी या फिर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो स्कीम्स, ठीक है, वो कीवर्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, इसी को आपने और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बजट हाइलाइट्स का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑल्सो अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा प्रीलिम्स डायरी करके हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसमें प्रीलिम्स से संबंधित करंट अफेयर्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।